औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ और इंग्लैंड से होकर के इसका जो प्रसार है वो विश्व के अनेक देशों तक फैल गया। अब विश्व के अनेक देशों में फैल जाने से अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आखिर औद्योगिकरण से इतनी अधिक उद्योगों की स्थापना हुई और ये सारी चीजें हुई, तो इसका आखिर क्या प्रभाव हुआ, अंततः क्या क्या जो लक्षण है वो देखने को मिले। ठीक है, देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, अगर हम भारत की बात करें तो जो जरूरत की वस्तुएं थी, चाहे वो बर्तन हो चाहे वो कपड़े हो, वो सब हाथों से बनाए जाते थे और विभिन्न मजदूरों दस्तकारों द्वारा अपने अपने घरों में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करके बनाए जाते थे, जिन्हें लघु उद्योग कहा जाता था। लेकिन औद्योगिकीकरण के पश्चात क्या हुआ, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ। मशीनों ने उन लघु और कुटीर उद्योगों का स्थान जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। ठीक, इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा, कारखाना पद्धति का विकास होने लगा और उससे क्या हुआ, कारखाना पद्धति के कारण जो वस्तुएं 1 घंटे में या 2 घंटे में बनती थी वो वस्तुएं अब मिनटों में तैयार होने लगी। इससे समय जो है वो कम लगा, पूंजी जो है वो कम लगी और वस्तुएं जो है वो सस्ते दर पर बेची जाने लगी और वस्तुएं सस्ती हो गई। ठीक है, तो पहला जो प्रभाव देखने को मिला वो था कारखाना पद्धति। कारखाना पद्धति का क्या हो गया, विकास। ठीक है, आ गया होगा समझ में। और कारखाना पद्धति के विकास से लघु एवं कुटीर उद्योगों को गहरा आघात लगा और धीरे धीरे जो दस्तकार थे, जो भी उद्योग चलाते थे अपने अपने घरों में, वो लोग बेरोजगार होने लगे। ठीक है, अब औद्योगिकीकरण से क्या होगा, बड़े बड़े जो उद्योग लगाए जाएंगे, अब उद्योगों में मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मजदूर जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में रहते थे, अब उन्हें क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए वो जा करके उद्योगों में अपनी सेवाएं देने लगते हैं। अब उन उद्योगों में सेवाएं देने से अब वो उतने दूर इलाके से रोज आ करके अपनी सेवाएं नहीं दे सकते थे, इस कारण वो लोग क्या करते थे, उद्योगों के आसपास ही बसना शुरू कर देते थे और इस प्रकार से धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा। ठीक है, तो अगला प्रभाव क्या देखने को मिला कि औद्योगिक नगरों का विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है, काफी बड़े बड़े नगर जो हैं वो विकसित होने लगे। पहले क्या था, इंग्लैंड की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो गांवों में निवास करती थी। अब कृषि क्रांति, देखिए कृषि क्रांति क्या थी, एक बार बता देती हूँ, बार बार नाम आ रहा है उसका। कृषि क्रांति के दौरान कृषि के लिए जो भी उपयोगी चीजें थी, जैसे पहले बैलों द्वारा खेतों की जुताई की जाती थी, लेकिन कृषि क्रांति द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। क्या हल का जो स्थान है वो ट्रैक्टर ने ले लिया। ठीक है, मजदूर जो खेतीहर मजदूर थे, खेतों में जो काम करने वाले मजदूर थे, जो छोटे मोटे किसान थे, वो क्या करते थे कि खेतों में काम करते थे और काम क्या होता है, वही फसलों को काटना, खेतों की जुताई करना। अब फसलों को काटने के लिए मशीनें आ गई, थ्रेशर्स आ गए। ठीक है, आपने शायद नाम सुना हो। इन सारी चीजों के विकास के कारण अब जो खेतीहर मजदूर थे, किसान थे, छोटे छोटे जो किसान थे जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, वो बेरोजगार होने लगे थे। ठीक है, अब बेरोजगार होने के कारण अब रोजगार की तलाश में इन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ा और उन्हीं उद्योगों में ये अपनी सेवाएं देने लगे थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, उन्हीं उद्योगों के आसपास गांवों से आकर के उन्हीं उद्योगों के आसपास क्या बसना शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे औद्योगिक नगरों का विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही शहरों का विकास हो जाता है, धीरे धीरे शहरों की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ जाता है, शहरी जो समाज है उसमें परिवर्तन आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, देखिए क्या था, देखिए अब एक चीज समझिए आप, अब उद्योग जो लगाएगा, उद्योग कौन लगाता है, उद्योग लगाता है पूंजीपति। पूंजीपति का अर्थ है जिसके पास पूंजी होती है, वो अपनी पूंजी लगाता है कामों में। ठीक है, और उद्योगों को खड़ा करता है। ठीक है, पूंजीपति, ठीक है, इसके पास क्या थी, पूंजी थी और इसने अपनी पूंजी को लगा दिया उद्योगों में। ठीक है, अब उद्योगों से
मालों का निर्माण होने लगा। और वो निर्माण कौन करता था? मजदूर वर्ग किया करते थे। इनका काम था केवल पूंजी लगाना। ठीक है, अब मालों के निर्माण के बाद जब मालों की बिक्री हुई, मैंने बताया उपनिवेशों में ज्यादातर माल बेचे गए थे ताकि जो रेट है वो उन्हें 2 गुने मिले। ठीक है, तो क्या हुआ, मालों की बिक्री होने से मुनाफा इन्हें 2 गुने से 4 गुने तक होने लगा था। किसे मुनाफा किसे होगा? जो मजदूर था, जैसा कि मैंने बताया कृषि क्रांति के कारण बेरोजगार हो चुका था। अब इसे लग रहा था कि कैसे भी करके हमें अब कोई भी रोजगार मिले, तो पूंजीपति अपने मन के मुताबिक इन्हें मजदूरी दिया करते थे। एक वेतनभोगी श्रमिक के समान ये कार्य किया करते थे। ठीक है, अब इन्हें ये अपने मन के अनुसार क्या देते थे? वेतन देते थे। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता था 2 गुना 3 गुना, जो जितना भी प्रॉफिट होता था, ये सारा प्रॉफिट किसके पास आता था? पूंजीपति वर्ग के पास आता था। आज यदि इस पूंजीपति वर्ग ने, हम मान लेते हैं अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इस उद्योग के लिए, ठीक है, माल बिकने के पश्चात इसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 500 करोड़। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो पूंजीपति वर्ग है वो और अधिक पूंजीपति हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग जो है वो लगातार विकास की ओर बढ़ता जाएगा। जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग का लगातार शोषण होता चला गया। और इस तरह से जो औद्योगिक नगर थे उनमें 2 तरह के समाजों में विभाजन हो जाता है। समाज जो है वो 2 तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, जो पहला भाग होता है वो था पूंजीपति वर्ग का। ठीक, जो दूसरा भाग था वो था मजदूरों और किसानों का। मजदूरों और किसानों का, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं यहां पर बता रही हूं शहरी जीवन में परिवर्तन कैसे आया। देखिए, शहरी जीवन में परिवर्तन। ठीक है, अब पूंजीपति वर्ग जो है वो और ज्यादा धनी होने लगे। जो मजदूर और किसान वर्ग थे वो लगातार निर्धन होते चले गए। देखिए क्या था कि लगातार गांवों से जनसंख्या शहरों में पलायन कर रही थी। ठीक है, अब इतनी बड़ी जनसंख्या को सभी को रोजगार उपलब्ध करा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रहा था। इसी कारण मजदूर और जो किसान वर्ग था, और शोषण तो हो ही रहा था, वो तो हमेशा का ही चलन था, तो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा था? निर्धन होता चला जा रहा था। और जो नगर थे उसमें 2 तरह के समाज बढ़ चुके थे। पहला था पूंजीपति वर्ग का और दूसरा था मजदूरों का और किसानों का। पूंजीपति वर्गों की जो संख्या थी वो सीमित हुआ करती थी, लेकिन मजदूरों और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लगातार गांवों से जनसंख्या पलायित होकर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि उद्योगों के कुछ दूर आसपास के क्षेत्रों में बस्तियां बसने लगी। ठीक है, बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी, छोटे छोटे। अब जिसके पास नहीं होगा कुछ, वो कहां पर रहेगा? तो कैसे भी करके वो अपना गुजारा करने लगे। जो पूंजीपति वर्ग था, ये धनी वर्ग था, शान और शौकत से रहता था और हर प्रकार की सुविधाएं इनके पास उपलब्ध थी। लेकिन इनकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहने को मजबूर हो चुके थे। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़कें हो, हर तरह की सुविधाओं का इनके पास अभाव था। कोई भी सुविधा इनके पास नहीं आ रही थी। इसके कारण क्या हुआ? धीरे धीरे महामारी फैलने लगी। महामारी फैलने से स्वास्थ्य सुविधाओं का इतनी अच्छे से उपलब्धता ना होने के कारण लोग क्या होते गए? धीरे धीरे इनका और ज्यादा शोषण होने लगा। और महामारी फैलने के कारण क्या होते गया? धीरे धीरे ये मतलब एक तरह से असंगठित समाज हो गया इनका। ठीक है, दुख हर तरफ, जहां देखो वहीं पर दुख। ठीक है, कहीं पर कोई बच्चा, मतलब महामारी का मतलब आप समझते होंगे, आए दिन किसी न किसी की मृत्यु होना। अब पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग अगर मिल भी रहा है पानी तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। सड़कों का उचित प्रबंधन नहीं है। ठीक है, और हर तरह की आप व्यवस्थाओं को आप समझ सकते हैं, वो आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी कई सारी झुग्गी और झोपड़ियां। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और प्रदूषण के कारण अब शहरी समाज में जो स्वास्थ्य था उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इस तरह से इनकी जो परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो चुकी थी। ठीक है, तो आपने क्या देखा था? शहरी जीवन में परिवर्तन। इस तरह से इनके शहरी जीवन में परिवर्तन होने लगा था धीरे धीरे। आगे समझ में? अगला पॉइंट देखते हैं।
अब आपने देखा क्या कि कारखानों की स्थापना कौन करेगा? जिसके पास पूंजी होगी, ठीक है। और लगातार नए नए कारखानों की स्थापना होती चली जा रही थी और कारखानों की स्थापना से जो उनको प्रॉफिट हो रहा था, उस प्रॉफिट को वो फिर से किसी कारखाने में इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे। इस तरह से पूंजीपति वर्ग का धीरे धीरे क्या हो रहा था? विकास, मतलब उदय तो हो चुका था, अब धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग भी बढ़ने लगे थे, ठीक है। तो इसका प्रभाव एक और क्या हुआ? पूंजीपति वर्ग का विकास होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। जो धनी व्यक्ति थे वो लगातार धनी होते चले जा रहे थे और जो निर्धन व्यक्ति थे वो लगातार निर्धन होते चले जा रहे थे। साम्राज्यवाद के उदय की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी, साम्राज्यवाद का धीरे धीरे उदय होने लगा। साम्राज्यवाद का आप अर्थ समझ सकते हैं उपनिवेश में। देखिए क्या था, औद्योगिक क्रांति के समय पर 3 तरह की समस्याएं थी, मुख्य रूप से 3 तरह की समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी? पहली समस्या तो ये थी कि उद्योगों की स्थापना तो हम कर रहे हैं, लेकिन उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहली क्या समस्या थी? कच्चे माल की, ठीक है। दूसरी समस्या क्या थी कि कच्चा माल हमें उपलब्ध अगर हो जाएगा और उस कच्चे माल से जो निर्मित वस्तु होगी उसके लिए हम बाजार किसे बनाएंगे। तो दूसरी समस्या क्या थी? बाजार की, ठीक है। तीसरी समस्या थी कि लगातार गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, महामारी बढ़ रही है, अब इस जनसंख्या को कहीं और शिफ्ट करें हम तो कहां पर करें, ठीक है। तो तीसरी समस्या किसकी थी? लोगों के पलायन की, लोगों के पलायन की। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए यूरोप के देशों ने जिस नीति का पालन किया, जो कदम उठाया, वो साम्राज्यवाद के नाम से जाना गया। मतलब क्या है? धीरे धीरे उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि करने लगे। किस कारण? कच्चे माल की आपूर्ति के कारण, वहां उस देश को अपने लिए बाजार उपलब्ध कराने के कारण और अपने यहाँ के जो लोग थे उन्हें उन देशों में स्थानांतरित करने के कारण। और इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे अविकसित देशों का चुनाव किया धीरे धीरे, जहां पर जनसंख्या जो थी अविकसित थी, वहां का जो समाज था वो अविकसित था, ठीक है। इसके लिए लोग ज्यादा जागरूक नहीं थे और उस क्षेत्र में क्या थी, घनत्व भी लोगों का थोड़ा कम था, लेकिन कच्चे माल की जो पर्याप्तता थी वो अच्छी थी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उपनिवेशों का निर्माण शुरू कर दिया। उपनिवेश के कारण क्या हुआ? कच्चे माल की आपूर्ति हुई, कच्चे माल की आपूर्ति के कारण जो निर्मित वस्तु का निर्माण हुआ उससे वो उस देश में जाकर के बेचने लगे और अपने यहाँ के जो लोग थे उन्हें भी वो धीरे धीरे क्या करने लगे? पलायित करने लगे, धीरे धीरे वहां पर भेजने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है साम्राज्यवाद का निर्माण। सॉरी, कुछ भी लिख रही हूं आज मैं। साम्राज्यवाद का निर्माण। तो औद्योगिकीकरण से या औद्योगिक क्रांति से क्या होने लगा? धीरे धीरे साम्राज्यवाद का उदय या निर्माण होने लगा। अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होगा? वस्तुओं का निर्माण बड़ी मात्रा में होगा। अब वस्तुओं का निर्माण बड़ी मात्रा में होगा तो ये वस्तुएं जो होंगी वो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी बिकेंगी और इससे उस देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। तो इसका एक और प्रभाव देखने को मिलता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो धनी वर्ग और पूंजीपति वर्ग था वो लगातार धनी होता चला जा रहा था, जो निर्धन वर्ग था वो लगातार निर्धन होता चला जा रहा था और आने वाले कुछ दिनों में जो मजदूर और किसान वर्ग था उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगा कि हम जितना काम कर रहे हैं हमें अपने काम के हिसाब से हमें वेतन नहीं मिल रहा है और इस तरह से धीरे धीरे वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया। किसमें? पूंजीपति वर्ग में और किसानों और मजदूरों में। तो इसका एक और प्रभाव देखने को मिला, क्या? वर्ग संघर्ष, ठीक है। और इस तरह से ये सारे प्रभाव हमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप देखने को मिलते हैं। और भी आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब है कृषि क्रांति आप लिख सकते हो कि कृषि क्रांति के दौरान जितने जो मजदूर और किसान वर्ग हैं ये बेरोजगार हो गए, बेरोजगार होकर रोजगार की तलाश में ये क्या करने लगे? शहरों की ओर पलायन करने लगे और इन्हें क्या किया गया? अत्यंत ही शोषित किया गया, ठीक है। तो इसका एक और प्रभाव क्या लिख सकते हो आप? किसानों और मजदूरों का शोषण, ठीक है।
और बाकी अपने हिसाब से आपको जो भी समझ में आए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इस तरह से होती है आपकी औद्योगिक क्रांति समाप्त। अब विश्व के इतिहास में अब हम बढ़ेंगे रूसी क्रांति की ओर। बस 3 टॉपिक और बचे हैं, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और टेस्ट का फिर मैं बताऊंगी कि टेस्ट मैं कैसे लूंगी, कैसे मैं पूछूंगी। और अदरवाइज अगर आप मेरा इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हो, मैं जो सेंड करती हूँ, तो उसमें आपको मैं चीजें जो है वो कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।